जनरल मलिक, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह का की डिप्लॉयमेंट रूस की तरफ से कम उन क्षेत्रों तक जारी है जहां पर मान्यता दे दी है रूस ने जिन इलाकों को यूक्रेन में, ईस्टर्न यूक्रेन में जो परिस्थितियां हैं, बेलारूस वगैरह में तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन यहां पर जो ताजा हालात हम देख रहे हैं, क्या आप इस समय युद्ध की बहुत प्रबल आशंका देखते हैं? नमस्कार। पहले तो जब ये हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातचीत करते हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि रूस का इसमें उद्देश्य क्या है। रूस का उद्देश्य ये है कि वो जो नेटो की फोर्सेस हैं या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, उसका असर उसके अपने प्रभावशाली देशों के ऊपर नहीं पड़े, जो उसका अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके बीच में नहीं आए, और यूक्रेन को वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस समझते हैं। इस वक्त जो हालात है, जो उन्होंने दो प्रांतों के ऊपर अपने अंदर आ गए हैं, उन प्रांतों के अंदर अपनी फौजों को लेकर भी अंदर आ गए हैं, वो दोनों प्रांत जो हैं वो पहले से ही काफी इन्फ्लुएंस के अंदर थे। उसके अंदर रूस की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, उसके अंदर रूस की करेंसी रूबल्स इस्तेमाल किए जाते थे। तो वो कई सालों से जो है रूस के काफी इन्फ्लुएंस के अंदर रहे हैं, और उसके अंदर अभी उन्होंने फौजें अपनी डाली हैं। चाहे वो कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स, बट पीस कीपिंग फोर्स जो है वो तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अपने हथियार लेके जाती है। तो मैं नहीं मानता कि वो एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स की तरह जा रहे हैं। वो अपने पूरे हथियार वगैरह लेके जा रहे हैं। इस वक्त अभी भी मैं समझता हूं कि ये जो कोर्सिव डिप्लोमेसी है उनकी, या उनको कहें कि जबरदस्ती की कूटनीति चल रही है, वो उसको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इस वक्त वो लाइन ऑफ कांटेक्ट को क्रॉस करते हैं, या यूक्रेन की फोर्सेस लाइन ऑफ कांटेक्ट को क्रॉस करती हैं और इस एरिया के अंदर आ जाती हैं जहां पर रूस का इस वक्त फौजें लगी हुई हैं, तो लड़ाई होगी। लेकिन इसमें आगे हमको ये भी देखना चाहिए कि यूक्रेन के अपनी ताकत इतनी नहीं है जो रूस का मुकाबला कर सके। अगला देखना हमको ये है कि क्या नेटो की फोर्सेस यूक्रेन की मदद में आती हैं या नहीं आती हैं। तो इस वक्त मैं बोलूंगा कि जो हालात हैं वो अभी भी जबरदस्ती की कूटनीति के ऊपर है, खासकर रूस की वजह से। अगर यूक्रेन की फोर्सेस इन दोनों प्रांतों के अंदर जाती हैं या नेटो की फोर्सेस यूक्रेन में आती हैं, तब मैं समझता हूं कि लड़ाई के आसार हैं, बहुत हैं। इस वक्त मैं अभी भी समझता हूं कि शायद ये कूटनीति की जो चल रही है उसमें ज्यादा चांसेस हैं सक्सीड होने के। एम्बेसडर डोगरा, पर हम किस तरीके से इसे समझें? पुतिन को एक लीडर के तौर पर जिस तरह से हम देखते हैं, या फिर जिस तरह से आपकी अपनी मुलाकातें हो चुकी हैं उनसे, क्या वो एक ऐसे नेता के तौर पर आपके सामने आते हैं कि वो प्रतिबंधों के सामने अपने मन में जो गुजर रही है वो न करें? आज की तारीख में आप इन हालात को कैसे परख रहे हैं? देखिए, अगर मैं बिल्कुल ब्लंट नॉन डिप्लोमेटिक वे से अगर बोलूं तो मुझको लगता है कि अगर तुलना की जाए आज के नेताओं की, दुनिया के नेताओं की, तो पुतिन पहले नंबर के आसपास होंगे, समझदारी में, सूझबूझ में और प्लानिंग में। उन्होंने कोई ऐसे भड़काऊ बयान नहीं दिए। उनके जो एक्शंस थे वो दूसरों को भड़का रहे हैं, पर अपनी तरफ से वो हर एक से मिलते रहे जिनको उनको लगा कि मिलना चाहिए। वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से नहीं मिले, फ्रांस के प्रधानमंत्री से मिले, और फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिले, और जर्मनी के चांसलर से मिले। तो उसमें मैसेज था कि हाँ, ये सुलझे हुए लोग हैं, इनके साथ मैं बातचीत कर सकता हूँ। अमेरिका ने मैसेज भेजा कि बाइडेन के साथ मुलाकात होगी, जैसे कि एक लॉलीपॉप दिखा दिया रशिया को। पुतिन ने कुछ नहीं कहा कि मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। आखिर में अमेरिका ने ही स्टेप विड्रॉ कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पुतिन एक बहुत सुलझे हुए लीडर हैं जो सोच समझ के काम करते हैं, और बहुत नेशनलिस्टिक लीडर हैं।
वो हमेशा से ये कहते रहे कि जो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन ने किया, जो अपना बाइफर्केशन या 15 राष्ट्रों में जो यूएसएसआर को तब्दील कर दिया, वो गलत था और उस हिस्टोरिकल मिस्टेक को किसी न किसी तरीके से वापस करना चाहिए। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, वो उसी का एक कड़ी है।